आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट से मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रॉफिट में डिक्लाइन आएगा इस बार लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और ये डिक्लाइन हो सकता है 30% तक आए। लेकिन क्योंकि इसने लॉस रिपोर्ट किया है तो थोड़ा बहुत शॉक मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स ले रखे हैं और मेरा बाइंग प्राइस है ₹40 का। तो मैं भी आप ही की जगह पे हूं, मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जब मैंने एनपीए या फिर ये प्रोविजनिंग की डिटेल्स देखी, एसेट क्वालिटी के बारे में देखा, तो फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। और मुझे अच्छा इस बात का लगा कि इन्होंने डिटेल में एक एक चीजें बताई हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और आई होप कि आपको भी ये सब डिटेल में जान के थोड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे पहले ये जान ही लीजिए और ये मान के चलिए कि प्रोविजनिंग हैवी हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि वो लॉस हो चुका है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस भी आ जाए जो एग्जिस्टिंग प्रोविजनिंग है उसका। जैसा कि हमने देखा भी है, इसके पहले भी वोडाफोन की हैवी प्रोविजनिंग की थी, लेकिन वो फिर से रिवर्स कर दिया था इन्होंने, क्योंकि पेमेंट आ रहा था टाइम पे। और इसमें इस बार वोडाफोन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किया इन्होंने। तो उसका यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोडाफोन टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो वहां से कोई इशू है नहीं। तो इसीलिए इन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। लेकिन जिन चीजों के बारे में इन्होंने बताया है, उसमें से कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि हाँ, ये प्रोविजन तो कर दिए हैं, लेकिन इनका पैसा वापस भी आ जाएगा और आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हमें जो अभी फिलहाल लॉस दिख रहा है, हमें बहुत ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपसेट हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये जो अभी प्रोविजन डिक्लेयर किए हैं, ये अगर रिवर्स हो जाएगा तो बाद में यही चीज प्रॉफिट में भी ऐड होगा और प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी बुरी चीजें दिखा दी एक के बाद एक। देखिए, नेट लॉस हुआ है बैंक को ₹630 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर लॉस है ₹1.02 का। टोटल प्रोविजन जो इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया है वो है ₹1879 करोड़ का। ग्रॉस एनपीए बढ़ चुका है और हो गया 4.61%। नेट एनपीए हो गया है 2.32%। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से लॉस हुआ है, जो कि सबसे बड़ा दुख है मुझे भी और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही यही है। इसमें लॉस हुआ है 1443 करोड़ का। और यहाँ पे एक और सेगमेंट है जिसे ये बुलाते हैं अनएलोकेटेड बैंकिंग सेगमेंट। इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है ₹69 करोड़ का। इस क्वार्टर में जो फ्रेश एनपीए आए हैं वो हैं 2800 करोड़ के आसपास, जिसमें 1800 करोड़ का रिटेल का स्लिपेज है और ₹850 करोड़ है मुंबई टॉल रोड अकाउंट का। अब ये मुंबई टॉल रोड अकाउंट का जो एनपीए है ₹854 करोड़ का, बैंक का बोलना है कि इस क्वार्टर में भी इन्होंने पार्शियल पेमेंट किया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल अमाउंट ₹19 करोड़ की रिकवर हो गई है। लेकिन बैंक ने फिर भी ₹150 करोड़ का प्रोविजन इस अकाउंट के लिए डिक्लेयर कर दिया है। बैंक का कहना है कि ये अकाउंट ऑलरेडी इनके स्ट्रेस्ड एसेट लिस्ट में था और इस अकाउंट के बारे में ये पहले से हमें बता चुके थे। अब इस 854 करोड़ के स्लिपेज की वजह से इनका जो ग्रॉस एनपीए है बढ़ गया है। ठीक है। और इन्होंने ऑलरेडी ये प्रोविजन डिक्लेयर किया ₹154 करोड़ का। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो मुंबई टोल रोड का अकाउंट है, ये जो कंपनी है, ये टोल कलेक्शन करती है। लॉकडाउन था तो ये टोल कलेक्ट ही नहीं कर पाए। कलेक्ट नहीं कर पाए तो पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, लोन पे नहीं कर पाए। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर चलने लगेगा, जब लोग रोड पे जाएंगे, तब इनका टोल कलेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो ये पेमेंट करेंगे। और फिर बैंक ये भी बोलता है कि इस अकाउंट से ये कुछ भी लॉस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यहां पे देखिए, इन्होंने क्लियरली लिखा है, डज नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल इकोनॉमिक लॉस ऑन दिस अकाउंट। मतलब हमें ये एनपीए में दिख भी रहा है, ग्रॉस एनपीए में प्रोविजन भी 154 करोड़ का डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये सारा ही पैसा रिकवर हो जाएगा और बाद में रिवर्ट कर दिया जाएगा ये सारी चीजें। तो बाद में ग्रॉस एनपीए भी 854 करोड़ से कम हो सकता है
और ये जो प्रोविजन है 154 करोड़ का, ये रिवर्स हो सकता है। अगर हम इस मुंबई बेस्ड इंफ्रा टोल रोड अकाउंट को हटा के देखें तो ग्रॉस एनपीए आएगा 3.77% और नेट एनपीए होगा 1.61%। प्रोविजन कवरेज रेशियो हो जाएगा 58.22%। अब बैंक ये भी बोलता है कि अगर हम इसको एनपीए में कंसीडर कर भी लें तो हमारा जो आइडेंटिफाइड स्ट्रेस एसेट पूल था वो 2020 में था 3195 करोड़ का, वो अब रिड्यूस होके हो जाएगा 1371 करोड़ का। मतलब ये रिडक्शन होगा, जो डिक्लाइन होगा वो होगा 57% का। ठीक है। अब डिक्लाइन के बाद भी जो ये आता है इसमें भी बैंक ने बोला है कि इन्होंने ऑलरेडी इसका प्रोविजन कवर कर रखा है 67% का। तो मतलब 1371 का 67% क्या आता है, 918.57 करोड़। तो अगर हम इसको मान लें कि हाँ इतना प्रोविजन कवर कर रखा है तो बचता है खाली स्ट्रेस एसेट रुपीज 452.43 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं रिटेल का जो प्रोविजन है उसका। तो उसमें बैंक ने बोला है कि मोराटोरियम तो प्रोवाइड नहीं ही किया गया है, और उसके बाद जो रिटेल का पेमेंट नहीं आ रहा था उसका इन्होंने बाकी प्रोविजन डिक्लेयर किया है। लेकिन यहां पे फिर से ये बात बोलते हैं, द बैंक बिलीव्स दैट दीज प्रोविजंस मे नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल इकोनॉमिक लॉस बट रिप्रेजेंट अ डिले इन टाइमिंग ऑफ रीपेमेंट्स। मतलब प्रोविजन डिक्लेयर कर तो दिया है बैंक ने, लेकिन बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सारे पेमेंट वापस आएंगे। और लास्ट में बोलता है आ रीजनेबल प्रपोर्शन अमंग देम आर लाइकली टू पे बैक देयर ड्यूज व्हेन इकोनॉमी नॉर्मलाइजेज। तो इसने कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखी है और ये लोग टच में हैं उनसे जो लोग लोन लेते हैं। और उन्होंने खुद भी बोला है कि देखिए लॉकडाउन की वजह से हमारा जो कैश फ्लो है हमारे पास आना बंद हो गया है, रुक गया है, लेकिन जैसे ही वो आने लगेगा हम आपका लोन चुका देंगे, पेमेंट हम बैंक को कर देंगे। तो इसीलिए बैंक ये बोल रहा है कि भले ही हमें लॉस दिख रहा है, प्रोविजन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने लोन लिया है वो बोल दिए हैं कि वो वापस करेंगे पैसा जैसे उनके पास पैसा आने लगेगा। इन्होंने रुपीस 350 करोड़ का कोविड का प्रोविजन डिक्लेयर किया है इस क्वार्टर में। इसको छोड़ के जो मुंबई टोल रोड का प्रोविजन है वो है 154 करोड़ का। ये टोटल मिला के हो जाता है रुपीस 504 करोड़ का प्रोविजन। रिमेनिंग प्रोविजन क्या हुआ, टोटल प्रोविजन जो है 1879 है, ये 504 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। रिमेनिंग प्रोविजन अप्रोक्सीमेटली 1375 है, जो कि रिटेल से रिलेटेड इन्होंने डिक्लेयर किया है। वैद्यनाथन जी का बोलना है कि भले ही इन्होंने 2% कम कर दिया है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, उसके बाद भी कासा रेशियो जो कि लास्ट क्वार्टर में था 51.75% का, वो अभी भी मेंटेन्ड है लगभग 50.86% पे। और ये दिखाता है कि जिन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं उनको ट्रस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, इसीलिए उन्होंने ज्यादा पैसा निकाला नहीं। वैद्यनाथन जी ने आगे की बिजनेस स्ट्रेटेजी भी क्लियर कर दी है। इन्होंने कासा रेशियो का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया 2%। अब क्योंकि इनके पास हो गया है लो कॉस्ट कासा रेशियो, तो अब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइम होम लोन्स में, जिसमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन पे फोकस करेंगे और उनको होम लोन देंगे। वहां से डिफॉल्ट होने की चांस बहुत कम हो जाएगी और ये बैंक अच्छा प्रॉफिट बना सकेगा। इस बार बैंक का जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट था वो हाईएस्ट था रुपीस 601 करोड़ का। हालांकि ये पॉसिबल तब भी हो पाया क्योंकि इन्होंने फंड रेज किया था, बट फिर भी इस बार का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और यहां पे देखिए ये रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि क्योंकि अब प्रोविजन डिक्लाइन होंगे और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से बैंक आगे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी इन्होंने बताया है कि रिटेल लोन बुक जो है उसकी 1.81% की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है लोन की, और जो ओवरऑल इनका बुक का पोर्टफोलियो है उसको हम देखें तो उसमें 2.01% की
रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। और ये चीज इन्होंने पहले ही बता दी थी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2% की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, और वैसा ही है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। तो ये थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एसेट क्वालिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी। और मैं अब ये समझ सकता हूं कि डिटेल्स जानने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से रिजल्ट देखेंगे और शेयर के प्राइस के बारे में सोचते रहेंगे, तब आप डेफिनेटली डरेंगे और स्टॉक मार्केट में हमेशा डरते ही रहेंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट में डीप में घुस के देखेंगे और रीजन पता करेंगे, तो डेफिनेटली आपको डर नहीं लगेगा, आप शेयर बेचोगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है, तो आप इन चीजों को एक्सेप्ट करिए कि जब जब रिसेशन आएगा, जब जब प्रॉब्लम होगी, तो लोन का डिफॉल्ट होगा, प्रोविजन डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जब टाइम अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी बैंक बनाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड हैं इसमें, तो ये मान के चलिए कि अभी सब कुछ सही हो गया, प्रॉफिट आने भी लगेगा। लेकिन आज से 15 साल बाद फिर से रिसेशन आएगा, फिर से यही चीजें होंगी, तो फिर से 15 साल बाद आप ऐसे ही परेशान होंगे। तो अगर आप सच में बैंक के बिजनेस को झेल नहीं पाते हैं, ये सब प्रोविजन लॉस, तो आप अभी ही निकल जाएं और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर आप बैंक के बिजनेस को समझते हैं और ये सब चीजें एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।